बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ हैं, काशिफ अब्बासी साहब। जल्द अज जल्द इनका फैसला करें। इख्तलाफी नोट पे जरा उनसे बात कर लेते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या तमाम तरह अंडरस्टैंडिंग है। सर जरा बताइएगा इख्तलाफी नोट, और उस पर अभी नून लीग कह रही है कि 3-4 से ये तमाम तरह फैसला आया है, और किस बात पे इख्तलाफ है आप हमें जरा समझाइएगा जो 2 जजेस ने किया है। देखिए 5 मेंबर बेंच था, मैं जिसके सामने बहस कर रहा था पिछले 3 दिन से वो 5 मेंबर ही थे। उनमें से 3 जो मेजॉरिटी का फैसला है वो बड़ा क्लियर है, वाज़ेह है, और उन्होंने डायरेक्शंस दे दी हैं प्रेसिडेंट को भी और गवर्नर केपीके को भी कि वो अपना जो अनाउंसमेंट है वो 90 दिन के मुताबिक आइन के मुताबिक करें, और हुकूमत फेडरल हुकूमत और प्रोविंशियल हुकूमत को भी डायरेक्शन दे दिया कि वो जो पैसे चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, वो हर किस्म की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इन इलेक्शन के लिए मदद करने के पाबंद हैं। अब 2 जो रह गए थे जज साहिबान, उन्होंने ये कहा है कि चूंकि जो केस है वो उसकी रिट पिटिशनें जो हैं हाई कोर्ट में भी, लाहौर में भी और पेशावर में भी पेंडिंग है, तो वो बेहतर ये है कि वो फैसला पहले करें और फिर मामला हमारे पास आए। इसलिए हम ये पिटिशन है और जो सुओ मोटो है प्रोसीडिंग उसको नहीं मानते। तो ये उनकी डिसेंटिंग नोट है। अजीबो गरीब बात ये है कि मैंने सुना लॉ मिनिस्टर साहब को ये कहते हुए कि ये फैसला 4 अगेंस्ट 3 है, और वो जो पहले 2 जज साहिबान ने रिफ्यूज कर लिया था वो उनका फैसला भी इसमें शामिल होना चाहिए, जबकि ऐसी बात नहीं। उन्होंने तो फैसला कर लिया कि हमने बैठना ही नहीं इस अदालत में, और अगर ऐसी बात होती तो फिर वो जो 2 ओरिजिनल जज साहिबान थे जिन्होंने सुओ मोटो लिया, फिर उनको भी शामिल होना चाहिए था बेंच में, उनके फैसले भी शामिल होना चाहिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा अली जफर साहब। अली जफर साहब एक बार फिर मौजूद हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब, इख्तलाफी जो नोट आए हैं उस पर बात करेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि एक मामला ज़ेरे इल्तिवाता लाहौर हाई कोर्ट में, इस पर अस्कुद नोटिस नहीं सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। तो क्या माजी में ऐसी कोई नजीर मिलती है, ऐसी कोई प्रेसिडेंट है कि मामला हाई कोर्ट में हो और सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया हो? जी देखें, इसके लिए बड़ी जूरिस्प्रूडेंस इस मामले पे आ गई है हमारी अदालतों के फैसलों के जरिए, और उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए नवाज शरीफ साहब का। इन्होंने केस फाइल किया था, इसमें ये बहस सारी हुई और फिर ये फैसले हुए। आपको याद है कि एक वक्त आया था जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को 58(2)B के तहत हटा दिया गया था जी। जब उनकी हुकूमत को हटाया गया था तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने रिट पिटिशनें फाइल कर दी मुख्तलिफ हाई कोर्टों में, लाहौर हाई कोर्ट में भी फाइल हुई थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्टली उन पिटिशन अभी पेंडिंग थी, अभी उन पर फैसले नहीं हो रहे थे, समाअत जारी थी, तो उन पिटिशनों के उन्होंने डायरेक्टली एक पिटिशन आर्टिकल 184(3) में भी फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो वहां ऑब्जेक्शन रेज हुई कि जनाब ये पेंडिंग है मामला हाई कोर्ट्स में, तो बेहतर ये है कि हाई कोर्ट्स को पहले सुनने दें और फिर आप इसकी समाअत करें आर्टिकल 184(3) की उसके बाद। लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, ये इतना अहम मामला है, डिसोल्यूशन का मामला है, जमहूरियत का इशू है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट भी ले कर सकते हैं, और जो हमारा फैसला होगा वो हाई कोर्ट्स पे पाबंद होंगे उस फैसले के मुताबिक अपनी रिट पिटिशनें डिसाइड करने के। तो ये मामला और वो जो नवाज शरीफ साहब का केस था उसमें मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 11 या 12 जज साहिबान यानी फुल कोर्ट उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का बैठा था, बहुत बड़े बड़े एमिनेंट जजेस थे। सबसे जूरिस्प्रूडेंस ये हो गई है कि अगर कोई ऐसा आईनी खास मामला हो जिसमें अर्जेंसी हो और पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन रहा हो, तो वहां सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की मौजूदगी में भी बेशक पेंडिंग हो प्रोसीडिंग, उसमें भी फैसला कर सकता है आर्टिकल 184। अच्छा, ये जो आप हवाला दे रही हैं 1993 में जब गुलाम इसहाक खान साहब ने उनकी असम्बली तहलील की थी और उनकी हुकूमत को खत्म किया था, उस वक्त की बात है? जी जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर एक और ऐसी बात हुई, क्योंकि उसके बाद बेनजीर की भी जो बीबी की भी जो थी हुकूमत, उसको भी हटा दिया गया जी जी। और वो आई थिंक शायद लगारी साहब ने हटाया था जी, फारूक लगारी साहब। उस वक्त भी प्रेसिडेंट ने जब हटाया था 58(2)B की, तब भी डायरेक्ट पिटिशन हुई थी और ये ऑब्जेक्शन फिर भी रेज किया गया था कि जनाब हाई कोर्ट की आर्टिकल 199 के तहत पेंडिंग है मामला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी एस्टेब्लिश फैक्ट है
کہ جہاں اس قسم کی ایمرجنسی ہو, جہاں کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہو, جہاں ایک پوری کی پوری اسمبلی جو ہے ریپرزینٹیو اسمبلی کو آپ نے ڈیزالو کر دیا ہو, تو وہ معاملہ ہم خود دیکھیں گے. علی ظفر صاحب ذرا سا یہ بھی بتا دیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کرتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ 4-3 سے یہ آیا ہے. انہوں نے کہا پہلے وہ 2 ججز انہوں نے بھی اسکو نوٹس پہ وہ کیا تھا اختلافی نوٹ, اور یہ جو 2 ججز ہیں یہ بھی, تو یہ 4 ہو گئے جن کا اختلاف آیا ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کیونکہ بینچ تو 5 رکنی تھا, بینچ تو ٹوٹ گیا تھا. دیکھیں یہ تو بڑی, مجھے طارق صاحب میرے بڑے دوست ہیں اور بڑے لرنڈ آپ کو لا منسٹر ہیں, ہمارے بڑے کی بڑی عزت ہے, لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں کیونکہ میرا خیال ہے شاید وہ عدالت میں نہیں تھے. میں جس بینچ کے سامنے بحث کرتا رہا ہوں کچھ دنوں سے, وہ 5 رکنی ممبر تھا, اس میں 7 یا 8 یا 9 نہیں تھے. پہلے 9 ہوئے تھے. اچھا علی ظفر صاحب ایک اور کیس ہے, ابھی ہم بات نہیں کریں گے مزید. بہت شکریہ آپ کا علی ظفر صاحب, بیرسٹر علی ظفر.